प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सत्र में मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ की सामान्य विशेषताओं के बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करूँगी। जंतु जगत में जितने भी अकशेरुकी प्राणी हैं उन्हें मुख्य रूप से 9 संघों में बांटा गया है। उन्हीं में से जो प्रथम संघ है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द ग्रीक शब्द प्रोटोस से लिया गया है। प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट, प्रथम। जून का मतलब होता है एनिमल। सबसे पहले डच वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने इन्हें एनिमलक्यूल कहा। उसके बाद गोल्डफस नाम के वैज्ञानिक ने 1820 में इसे प्रोटोजोआ नाम दिया। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ संघ की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हैबिटेट के बारे में, अर्थात आवास के बारे में। ये प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में रहने हेतु अनुकूलित होते हैं। ये मुक्त अवस्था में अर्थात फ्री लिविंग हो सकते हैं, जो कि स्वच्छ जलीय तालाब, झील, नदी और समुद्री जल में भी पाए जा सकते हैं। प्रोटोजोअन एनिमल्स टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, अर्थात थल पर भी रह सकते हैं। थल पर ये मिट्टी या रेत के कणों के चारों ओर जो एक मॉइस्ट परत होती है या नम परत होती है वहाँ पर भी पाए जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट्स या परजीवी होते हैं जो कि दूसरे जंतुओं, कुछ पौधों, यहाँ तक कि कुछ प्रोटोजोअन संघ के जंतुओं पर भी पाए जा सकते हैं। बात करते हैं इनके बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। प्रोटोजोआ संघ के जंतु अति सूक्ष्म तथा अधिकतर सूक्ष्मदर्शी होते हैं। स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। इनका शरीर जो होता है वो एक कोशिका से बना होता है, अतः इन्हें एक कोशिकीय कहा जाता है। इसी एक कोशिका के भीतर ही जीवन की सारी वाइटल एक्टिविटीज़ यानी कि मूलभूत क्रियाएं जैसे कि न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन इत्यादि क्रियाएं संपन्न होती हैं। अतः यह एक कोशिका ही संपूर्ण जीव को बनाती है। इसलिए प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को एसेल्युलर या अकोशिकीय भी कहते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कई फॉर्म्स या शेप्स के हो सकते हैं। ये जंतु चपटे हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। अधिकतर जाति के जंतुओं की आकृति व आकार निश्चित होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता। अधिकतर प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जिनका शरीर का आकार अनियमित होता है, अर्थात वे एसिमेट्रिकल या सममिति रहित होते हैं। तो कुछ ऐसी स्पीसीज जो कि गोलाकार आकृति के होते हैं उनमें रेडियल या स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। ये सोलिटरी अथवा एकल रूप से रह सकते हैं अथवा समूह या निवह बनाकर कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं। बात करते हैं इनकी सेल बॉडी की। सेल बॉडी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में या केंद्रक के बारे में। केंद्रक की जो आकृति, संरचना और आकार जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। अधिकांश जंतुओं में एक ही केंद्रक होता है, अर्थात ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। लेकिन कुछ जंतुओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं जिन्हें मल्टीन्यूक्लिएट कहते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट अवस्था में जब सारे केंद्रक एक समान होते हैं तो उन्हें मोनोमॉर्फिक कहते हैं। कहीं कहीं डाइमॉर्फिक अवस्था भी देखने मिलती है जिसमें दो असमान केंद्रक पाए जाते हैं, एक को माइक्रोन्यूक्लियस व दूसरे को मैक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक के भीतर केंद्रिका न्यूक्लियोलस के समान अनियमित आकृति वाली संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें कि डीएनए नहीं होता। इन्हें एंडोसोम्स कहा जाता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य एक रंगहीन और होमोजीनस पदार्थ होता है जो कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। एक्टोप्लाज्म को कॉर्टेक्स भी कहते हैं जो कि पारदर्शी, हाइलाइट और जिलेटिनस होता है। बाहर की ओर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा भीतर की ओर एंडोप्लाज्म द्वारा घिरा हुआ रहता है। तीसरी जो सेल की संरचना होती है वह सेल सरफेस। कोशिका द्रव्य के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जो या तो प्लाज्मा लेमा के रूप में हो सकता है या पेलिकल के रूप में हो सकता है या फिर स्केलेटन के रूप में या कंकाल के रूप में हो सकता है।
प्लाज्मा लेमा जो होती है वो बहुत ही पतली झिल्ली होती है जो जीव के शरीर और बाहरी वातावरण से पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह बाइलेयर्ड होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, जबकि पेलिकल जो होती है वो अपेक्षाकृत मोटी और दृढ़ झिल्ली होती है जो कि प्लाज्मा लेमा के नीचे स्थित होती है। यह प्रोटीन की बनी हुई होती है तथा जंतुओं के शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। सेल सरफेस की जो तीसरी संरचना जो होती है वो होती है कंकाल। प्रोटोजोआ के संघ के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के नॉन लिविंग पदार्थों का स्राव होता है, अजीवित पदार्थों का या मृत पदार्थों का स्राव होता है जो कि कंकाल का निर्माण करता है। ये कंकाल या तो सिस्ट के रूप में हो सकते हैं, या थिका के रूप में हो सकते हैं, या लॉरिका के रूप में हो सकते हैं, या फिर शेल के रूप में हो सकते हैं। सिस्ट जो होती है वो एक टेम्परेरी परत होती है जो कि मुक्तजीवी, फ्री लिविंग या परजीवी प्रोटोजोआ दोनों में पाई जाती है। जब भी कभी प्रतिकूल अवस्था या अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे कि भोजन की कमी हो जाती है या फिर सूखा हो जाता है या फिर सड़ाहट हो जाती है, तो प्रोटोजोआ संघ के कुछ जंतु सिस्ट बनाकर निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। कुछ प्रोटोजोअन जंतुओं पर क्लोजली फिटेड सेल्यूलोज की बनी हुई एक परत होती है जिसको थीका कहा जाता है। जब जिलेटिन या काइटिन जैसे पदार्थ, जैसे कि टेक्टिनस कहते हैं, उसकी लूजली फिटेड परतें जो होती हैं, तो ऐसी परतों से बने हुआ जो कवच होता है उसको लॉरिका कहा जाता है। लास्ट जो प्रकार होता है वो होता है शेल या टेस्ट। अधिकतर प्रोटोजोआ में शेल पतला व काइटिन जैसे पदार्थ टेक्टिन का बना होता है जो कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, उसे स्यूडोकाइटिन भी कहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है जो कि जिलेटिन या स्यूडोकाइटिन या सिलिका या स्ट्रोंशियम सल्फेट का बना हुआ होता है। बात करते हैं हम गमनांग के बारे में। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में गमनांग के रूप में सूडोपोडिया या कूडपाद संरचनाएं पाई जाती हैं। ये एक सूडोपोडिया जो होते हैं वो टेम्परेरी अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि कोशिका द्रव्य की स्ट्रीमिंग फ्लो या बहाव से बनती है। सूडोपोडिया या कूटपाद जो होते हैं वो गमन करने में, जंतु को गमन कराने में सक्षम होते हैं। दूसरी जो लोकोमोशन के लिए या गमन के लिए जो संरचना पाई जाती है वो होती है फ्लैजेला या कशाभिका। यह कोशिका सतह पर स्थित एक धागेनुमा संरचना होती है। कई प्रोटोजोआ जंतुओं में गमन हेतु रोम सदृश, रोम के जैसे कुछ सीलिया भी पाए जाते हैं जो कि गमन में मदद करते हैं। कुछ प्रोटोजोआ में गमनांग नहीं होते, लेकिन उनके पेलिकल या एक्टोप्लाज्म में कुछ संकुचनशील पदार्थ होते हैं जिन्हें कि मायोनीम्स कहा जाता है। इन्हीं मायोनीम्स के सिकुड़ने अथवा फैलने पर गमन की क्रिया संपन्न होती है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की बात करें, प्रोटोजोआ में पोषण प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके होते हैं। कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस हेतु उनके कोशिका में क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और उसके द्वारा भोजन बनाया जाता है। पोषण प्राप्त करने का यह जो तरीका होता है उसे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ या मुक्त जीवी प्रोटोजोआ दूसरे जीवों अर्थात जंतु व पौधों दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसा जो पोषण होता है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ संघ के जंतु मृत कार्बनिक पदार्थों के अवशोषण से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सैप्रोजोइक कहा जाता है। तथा कुछ प्रोटोजोन्स परजीवी होते हैं जो कि होस्ट जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। भोजन का पाचन खाद्य धानी या फिर फूड वैक्यूल में होता है जो कि एक्टोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होती है। श्वसन क्रिया हेतु गैसों का आदान प्रदान शरीर की सामान्य सतह से होता है। शरीर की सतह द्वारा ही वेस्ट मटेरियल का निष्कासन या उत्सर्जन भी होता है। कुछ स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ में ओस्मो रेगुलेशन हेतु
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अर्थात संकुचनशील धानी पाई जाती है जो कि एक्सेस जल को बाहर निकालने का कार्य करती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कुछ मरीन प्रोटोजोन या समुद्री प्रोटोजोआ में भी हो सकती है, किंतु परजीवी प्रोटोजोआ में बिल्कुल ही अनुपस्थित होती है। इसमें जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों से होता है। अलैंगिक जनन बाइनरी फिशन अर्थात द्विविखंडन एवं मल्टीपल फिशन या फिर बहुखंडन पाया जाता है। जब एक जीव अपने लगभग बराबर दो भागों में बट जाता है तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। इसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। यहाँ क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है जिसको कि कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। मल्टीपल फिशन अर्थात बहुविखंडन। बहुखंडन में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, बल्कि कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया में केंद्रक का कई बार विभाजन होता है जिसमें कोशिका बहुकेंद्रकी बन जाती है। अब कोशिका द्रव्य प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है, तब साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार मात्र कोशिका कई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। तीसरा जो प्रकार होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन का, वो होता है बडिंग। बडिंग भी एक प्रकार का रूपांतरित विखंडन की प्रक्रिया होती है जिसमें मात्र कोशिका से कलिका या बड बनती है जो अंततः पृथक होकर के एक संपूर्ण जीव में तब्दील हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, इसमें सिनगेमी और कॉन्जुगेशन टाइप का होता है। जब तो जनन युग्मकों या सेक्स सेल का युग्मन होता है तो इस प्रक्रिया को सिनगेमी कहा जाता है, किंतु जब दो जीवों का टेम्परेरी यूनियन होता है तो उसे कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। कुछ प्रोटोजोन जंतु में युग्मक तो बनते हैं किंतु निषेचन की प्रक्रिया हुए बिना ही संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अधिकांश प्रोटोजोआ संघ के जंतु अपने शरीर का लॉस्ट पार्ट या भाग को फिर से बना देते हैं जिसे कि रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन की प्रक्रिया में केंद्रक जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए इन जंतुओं में परिकोष्ठन अर्थात एंसिस्टमेंट भी पाया जाता है। परिकोष्ठित अवस्था में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से पहुंच जाते हैं। तो ये थे संघ प्रोटोजोआ संघ के लक्षण। इस चित्र में आप प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को भी देख सकते हैं। तो आज के सत्र में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।